नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साल का अंतिम सप्ताह, अंतिम गोष्ठी और जी हाँ, चौपाल, काव्य चौपाल, व्यंग्य चौपाल और व्यंग्य चौपाल में आप देख रहे हैं कि हमारे चौपाल में बड़े-बड़े व्यंग्य धुरंधर जुड़े हुए हैं और ये 2024 की विदाई और 2025 का स्वागत करेंगे और देखते हैं इस व्यंग्य विधा से हम लोग कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और किस प्रकार से हम स्वागत करते हैं। तो अभी शायद हमारे सुभाष जी भी आ चुके हैं, तो मैं विदा लेती हूँ आप सबको स्वागत करके। सोनिया जी, आप सूत्रधार हैं, कार्यभार संभालेंगी और नमस्कार, आपको स्वागत है। समीक्षा जी हैं, नीचे आलोक जी हैं और बीच में हमारे पिलकेंद्र अरोड़ा जी हैं, प्रभात जी हैं। अभी सुभाष जी आ चुके हैं, उनको मैं जोड़ने जा रही हूँ और मैं 2024 को टाटा बाय बाय करके और 2025 के आगमन के लिए स्वागत करने के लिए बड़े-बड़े व्यंग्य धुरंधरों को मैं मंच पे छोड़े जा रही हूँ। आप लोग इनसे आनंद लीजिए और देखिए हम लोग कहाँ तक जाते हैं इस व्यंग्य वाड़ में और किसको-किसको कहाँ-कहाँ कौन-सा तीर लगता है। तो अब हम बाय-बाय करते हैं, विदा होते हैं, सुभाष जी को लेते हैं और आज के व्यंग्य विधा के चौपाल में व्यंग्य विमर्श के लिए सूत्रधार सोनिया जी को आमंत्रित करते हुए मैं आज की यात्रा आपके कंधों पर, बाय-बाय, मैं जाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम ही समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जिह्वा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम किसी भी विधा में लिखे, हम किसी भी विधा में कहें, वो दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। समाज हित में हो, लोक हित में हो, देश हित में हो। आज एक अलग तरह का प्रोग्राम, बड़ा खूबसूरत सी ये चौपाल। बचपन में हम जब गांव में जाते थे अपनी नानी या दादी के घर, तो हम चौपालें देखा करते थे कि कैसे हमारे लोग जो हैं चौपाल में बैठते थे। बड़ा खूबसूरत सा ये नाम मुझे पिलकेंद्र जी ने सुझाया है। तो ये चौपाल वाला ही काम है कि वहां सभी बैठकर व्यंग ही हुआ करते थे उस समय भी। अगर आपको याद हो कि हमारे दादी नानी जो कहानियां सुनाया करते थे या जो बातें इधर उधर की आने जाने वालों पे होती थी या उस गांव को लेकर, समाज को लेकर जो बातें वहां होती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, अखबार भी कम थे। तो एक बार फिर से हम इस व्यंग चौपाल में जुड़े हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी समीक्षा जी का। समीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी का परिचय इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि एक पूरा एपिसोड इसी में निकल जाएगा अगर मैं सिर्फ आप लोगों का परिचय करने में, बताने में रहूंगी तो। सभी जानते हैं एक बहुत अच्छा और बहुत सशक्त नाम व्यंग में समीक्षा तेलंग जी का है। अखिल भारतीय व्यंग यात्रा रविंद्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान आपको मिला है। व्यंग संग्रह है जीव अनशन पर है। देखिए नाम ही कितना खूबसूरत है कि जीव अनशन पर है, तो इसी से ही आप समझ सकते हैं देखो, इसे। लाइव हो गया क्या? लाइव शायद दिख नहीं रहा मुझे, फेसबुक लाइव तो दिख नहीं रहा। लाइव हो चुका है, मेरे को यहाँ दिख रहा है। मैं फेसबुक पे अभी चेक दिख रहा? करती हूँ। हाँ, मुझे भी मैं नहीं नहीं, दिखा, मैं भी शेयर करना चाहती फेसबुक थी। का मुझे नहीं पता, मैं अभी चेक करती हूँ। आप लोगों को एक हाँ बार हाँ। इनवाइट करके मैं चेक करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यंग संग्रह व्यंग का एपिसेंटर 2023 में भी जयपुर सम्मान की विशिष्ट कृति से आपको सम्मानित किया गया है। व्यंग यात्रा संस्मरण, किस्सा गोई, फीचर, व्यंग कहानी, साक्षात्कार, निबंध, लेख, रिपोर्ट, कविता, व्यंग अनुवाद इत्यादि बहुत सी तरह से आप कहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा जी आज के इस प्रोग्राम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी आलोक पुराणिक जी का। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप आगरा से हैं, एमकॉम और पीएचडी हैं आपका। मैं एक साक्षात्कार आप सभी का एक बार कर चुकी हूँ आपसे बातचीत, तो सभी मेरे दोस्त, वैसे भी आप लोग ब्रांड नेम है, सभी आपको नाम से जानते हैं। आर्थिक पत्रकार हैं, व्यंगकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज महाराजा अग्रसेन कॉलेज के कॉमर्स विभाग में
आपने एसोसिएट प्रोफेसर में कार्य किया है। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर इत्यादि सभी अखबारों में आपका व्यंग लेखन आता रहा है। 3 दशक से आप सक्रिय हैं और बीबीसी, जी बिजनेस, आकाशवाणी, लोकसभा चैनल में भी बतौर एक्सपर्ट आप काम कर चुके हैं। बहुत से व्यंग संग्रह हैं आपकी, नेकी कर अखबार में डाल और लव पर डिस्काउंट, इस पर हमने एक लंबी चर्चा की थी और जल्दी ही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम एक-एक पुस्तक पर पूरा 1-1 घंटा चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ताकि हम पूरी और तरह से इसको अच्छे से अपने दर्शकों तक हर एक बात को पहुंचा सकें। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभात गोस्वामी जी, आप भी बीकानेर से हैं और किशोर अवस्था से ही आप कार्टून कला के प्रति आपका रुझान था, जिससे आप व्यंग में आए। 6 व्यंग संग्रह आपके आ चुके हैं, 12 साझा संग्रह आपके आ चुके हैं और रेडियो, टीवी, यूट्यूब आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है और स्वतंत्र पत्रकार, व्यंग लेखन, रेडियो पत्रकारी से, रेडियो प्रसारण से आपका बहुत जुड़ाव है। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं, प्रभात गोस्वामी। मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुभाष चंद्र जी का। आपको सादर नमस्कार सर। आप भी बीएससी हैं, एमए हैं और शिक्षा विशारद भी हैं और भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में निर्देशक हिंदी पद से आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। आपके भी 24 पुस्तकें और कुल 53 पुस्तकें, व्यंग की 24 सहित कुल 53 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। 19 व्यंग संग्रह हैं, 1 व्यंग उपन्यास भी है। माफ कीजिए श्रीमान, इंसानियत का शो, आइए स्वर्ग चलते हैं और कल्लू मामा जिंदाबाद, जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, कल्लू मामा जिंदाबाद। बहुत बार आपको इसी नाम से पुकारा जाता है और मैं पिलकेंद्र जी को बताना चाह रही हूँ कि हमारे कमेंट दिखने शुरू हो गए हैं। इट मीन्स हम लाइव। बिल्कुल अब तो देखिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं या आगे जुड़ेंगे, मैं आप सभी का पथगामिनी के इस खूबसूरत से पेज पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं समीक्षा जी की ओर। समीक्षा जी, एक आपसे सवाल रहेगा और एक आप अपना कोई छोटा सा पसंदीदा व्यंग हम तक पहुंचाएंगे। समीक्षा जी, व्यंग आपके लिए क्या है और विधा के लिए आपने व्यंग को ही क्यों चुना? व्यंग मेरे लिए क्या है, ये क्या कैसे बता सकती हूँ मैं, क्योंकि न विधा चुनी जाती है और न विषय बहुत सोच के चुना जाता है। वो स्ट्राइक होता है, परिस्थितियों को देख के वो स्ट्राइक होता है और वो आ जाता है। तो कोशिश ही करनी पड़े तो विधा ही क्या, विधाएं हमेशा जन्मजाती होती है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ इस चीज को कि विधाएं जन्मजात होती हैं, हमसे लिखवा ले जाती हैं। यदि मैं सोचूं कि आज कविता मुझे सोचनी पड़ेगी कैसे लिखूं, क्या लिखूं, लेकिन मुझे व्यंग में सोचना नहीं पड़ता है। इसी तरीके से मेरा संस्मरण का हाल है, तो मैं संस्मरण कभी भी लिख सकती हूँ, कहीं पर भी लिख सकती हूँ। उसके लिए मेरे साथ कोई बिना शर्तें लागू ये दोनों चीजें चलती हैं साथ में। तो संस्मरण लिखते समय क्या आपको लगता है कि आप उसमें कभी कुछ छुपाने की कोशिश भी कर सकते हैं या एज इट इज लिखा जाता है? कुछ एक बातें ऐसी होती है जो मैं लगता है। व्यक्ति संस्मरण नहीं लिखती हूँ। सबसे पहली बात, आलोक जी ने पढ़ा हुआ है मेरा संस्मरण, पिलकेन जी ने पढ़ा हुआ है मेरा संस्मरण। तो मेरे संस्मरण यात्रा संस्मरण होते हैं, मेरे अनुभवों की यात्राएं भी होती हैं और मैं यदि कहीं यात्राएं करती हूँ, कुछ विशेष चीजें होती हैं, उसको मैं उठाती हूँ। तो व्यक्ति संस्मरण में अक्सर ये होता है कि आप व्यक्ति देखकर उसके लिए लिखते हैं और मेरे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका नाम कोई नहीं जानता, वो बहुत आम लोग होते हैं, पक्षी होते हैं, उन सब पे मैं संस्मरण लिखती हूँ। मैं पत्थरों पे भी संस्मरण लिखती हूँ, मैं लहरों पे भी संस्मरण लिखती हूँ। वो आके कुछ कह देते हैं मुझे और मैं उसको उनके शब्दों में उतारती हूँ, उनकी चीजों को। तो ये मेरे संस्मरण होते हैं, इसलिए मुझे उसके लिए भी बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज हो, आप यदि उसको ईमानदारी से करेंगे तभी वो सामने आएगी सबके। तो ये दो चीजें मुझे कभी सोचनी नहीं पड़ती है लिखने के लिए, ना व्यंग कभी सोचना पड़ा, ना संस्मरण कभी सोचना पड़ा। जी, जो अपने आप से उतरे और आसपास की सिचुएशंस को देख के जो कलम जिस भी विधा में आपकी अपनी बात कहना चाहे, तो आपने उसी विधा में अपनी बात कही। बहुत अच्छी बात आपने कही समीक्षा जी। तो आप कुछ हम आपसे सुनना भी चाहेंगे, कोई भी छोटा सा संस्मरण या व्यंग जो आप सुनाना चाहें।
छोटा सा मैं व्यंग फटाफट। छोटा सा वाली कंडीशन है ना। छोटा सा वाली कंडीशन है, मैं सुना दे नहीं, रही नहीं, हूँ। आप उसको छोटा कर भी सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे उसकी वो बताकर, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते थे, उसका सार बताकर, उसकी समरी जब प्रेसी हम कभी लिखा करते थे उस तरह हाँ, से। आप बिल्कुल निकालिए, जब तक मैं हमारे साथ जुड़े दर्शकों के नाम ले लेती हूँ। काफी लोग हमारे साथ शुरुआती हाँ, दौर में ही जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निकाल दिलजीत के रखती अरोड़ा हूँ जी, बहुत आपका छोटा स्वागत सा। करती हूँ। अन्नता पाटनी दी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुषमा व्यास, रजनी दी, आपका स्वागत। उमंग सरीन दी, आपका स्वागत। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार सबका स्वागत कर रही हैं। गणेश प्रसाद गौतम जी स्वागत। निशात चंद्रा जी स्वागत। अशोक कुमार जी, आपको भी सादर नमस्कार। आप सभी यूं ही बने रहें, तो अभी बहुत मजा आने वाला है। सुनते हैं समीक्षा जी को। हाँ, तो मैं एक छोटा सा व्यंग आप लोगों के सामने रख रही हूँ। 4 मिनट लूंगी मुश्किल से। 4 जी मिनट है हमारे पास? जी जी, 4 मिनट है जी। शीर्षक है खूब लड़ी मर्दानी। जी। नारी का नारा आजादी, महिला का नारा आजादी, बच्ची का नारा आजादी। इस प्राण हरते नारों ने से नींद टूटी, पसीने से भीग चुकी थी, जैसे किसी ने पानी की हौद में डुबोकर बाहर फेंक दिया हो। सपने में आजादी के नारे क्यों सुन रही थी? ये नारे देने वाली कौन थी? किन्हें इन नारों की जरूरत इस स्वतंत्र देश में आ पड़ी? ऐसे तमाम प्रश्न उस रात के घुप अंधेरे में मन को चीर रहे थे। सुबह उठते ही उन नारीवादियों से जन्मी संतान का फोन घनघनाया। आजकल क्या नया कर रही हो? किस विषय पर काम कर रही हो? स्त्री विमर्श, ये नया है? आजकल फैशन में है। इस पर लिखने से असरदार लोगों में पैठ बनती है। अच्छा, क्या बात है। मगर जो इस विमर्श के झंझटों से मुक्त हैं, उनका क्या? मंच पर दिखती है तो तुम मंच के लिए कर रही हो या सच में कुछ ठोस करना चाहती हो? लोकप्रियता भी तो कोई चीज है। थिंक समथिंग डिफरेंट, वो तो बेहद जरूरी है। अच्छा, ये बताओ, स्त्री विमर्श में तुम क्या कुछ खास कर रही हो? पहले मैं खुद आजाद होकर जी लूं, फिर उस पर लिखूंगी। तो अब तक तुम किस कैद में थी? पितृसत्ता की। किसने कैद कर रखा था तुम्हें? तुम्हारी परवरिश जिस घर में हुई है, उसमें तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती। तुमने जैसी चाही पढ़ने की राह चुनी, जो मांगा वो मिला। कहाँ मिला? हाँ, पढ़ने की बात ठीक है, तो क्या अनुशासन का मतलब कैद है? उस बंधन से मुक्त होने वाले अपनी जिंदगी में हमेशा हारा है। जांगे दिखा दी शॉर्ट पैंट में घूमना, सुट्टा लगाना, वीर जैसे पदार्थ फूकना, एडवेंचर के लिए इधर उधर संबंध बनाना, एक से बोर हो गए तो दूसरा साथी ढूंढना, जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीना और फिर अपनी स्त्री स्वतंत्रता की कहानियां लिखना। मेरे ये ख्वाब तब कहाँ पूरे हो पाए थे? घुट घुट कर जीने में कैसे आजादी? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर जानती हो? तंत्र में लेकर नाम कमाना इज्जत देता है। इसमें तुम्हारी स्त्री विमर्श कहाँ है? यही तो स्त्री विमर्श है, जहां हम लड़कों से मुकाबला कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जानकी अम्माल, डॉक्टर आनंदी जोशी, सरला ठकराल, कल्पना चावला, दुर्गा बनर्जी, मेजर प्रिया झिंगन, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदि आदि सबल महिलाएं तुम्हारे हिसाब से कहाँ आती हैं? इन सब तंत्र में रहकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व तुम जिस पुरुष सत्ता की बात कर रही हो उनमें बनाया है। तो ये सब लोकप्रिय नहीं? इन्होंने तो नारी का नारा आजादी का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि ये अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र इकाई हैं। इन्होंने स्त्री को अपने अंदर जागृत रखकर काम किया, बस शॉर्टकट नहीं अपनाया। फिर तुम उस सारी कमियों को ढोकर अपना अस्तित्व क्यों खत्म करना चाहती हो? फिर स्त्री स्वतंत्रता कैसे दिखेगी? जो उदाहरण गिनाए वो स्त्री स्वतंत्रता के नहीं है। जब तुम उनकी बुराइयों का उदाहरण बनोगी तो तुम खुद कैसे उदाहरण बनोगी? मैं कैसे उदाहरण बन सकती हूँ? निरंकुशता त्याग कर मर्दानी बनना है या सो कॉल्ड मर्द की रेप्लिका? क्या बात। इसे निरंकुश होना नहीं बल्कि आजाद होना कहते हैं। और हाँ, मुझे मर्दों से बराबरी करनी है। फिर तुम बराबरी कैसे लाओगी? छोटे कपड़े पहनना, बदन दिखाना, कई सारे यौन संबंध बनाना और मर्जी के माफिक न हुआ तो बलात्कार या दहेज या उत्पीड़न का आरोप लगा देना।
आदि आदि सारे काम बहुत आसान हैं। ऐसा कुछ काम करो जो कठिन टास्क हो, तभी तुम लड़कों के कंधे से कंधा मिला सकोगी और असली स्त्री विमर्श कर पाओगी। तुम्हें रसातल में जाना है या धरातल पर मजबूत खड़ा होना है? अच्छा, तो आज जो सब चल रहा है उसे क्या कहेंगे? फरेब या स्यूडो फेमिनिज्म? क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दिल से दिल तक। और आपके सुनाने का तरीका भी इतना खूबसूरत कि बिल्कुल मैं तो सोच ही रही थी कविता गीत गजल से हटकर जिस तरह से आप गद्य पढ़ रही थी, बिल्कुल लयात्मक वे में। और सभी आप देखिए हमारे साथ 15 से 20 लोग तक जुड़ चुके हैं इस व्यंग को सुनने के लिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ। बसंत श्रीवास्तव जी, लक्ष्मण लड़ीवाल, रामानुज दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुषमा व्यास जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हुसैन जी जुड़े हुए हैं, भूदत शर्मा जी क्या कहने कह रहे हैं, उमंग सरेन जी बहुत खूबसूरत कह रही हैं, भूदत शर्मा जी बार बार वाह वाह लिख रहे हैं। आज की परिस्थिति पर बेबाक बातें आपने की, भूदत शर्मा जी कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले असल में हम लोगों की कॉल पे बात हो रही थी भूदत शर्मा जी और मेरी, और लगभग कुछ ऐसा ही टॉपिक छिड़ा हुआ था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे ही आपका ये व्यंग था। अन्नदा पाटनी जी बहुत बढ़िया समीक्षा जी, आपको कह रहे हैं अद्भुत कह रहे हैं। सच्चा समीक्षा जी, मन भाव और कलम का साथ। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनूप शुक्ल जी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब पढ़ा समीक्षा। तो बहुत बहुत आपका स्वागत, आप सभी का बहुत थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। बाकी हमें बताएंगे जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं सुभाष जी कि आपके बारे में। चलिए हम या तो इनसे आखिर में सुनेंगे ये जो भी कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं प्रभात गोस्वामी जी की और समीक्षा जी आप जो पढ़ रही थी तो अपना एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कोई तो आए इसे सीने से लगा ले, कोई तो आए इसे सीने से लगा ले, तहजीब सिसकती हुई देखी नहीं जाती, तहजीब सिसकती हुई देखी नहीं जाती। बहुत बढ़िया। कुछ इसी तरह का आपका ये बातचीत थी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ढेरों शुभकामनाएं, आप यूं ही आगे बढ़ती रहे। आपका स्वागत है प्रभात गोस्वामी जी। प्रभात जी, आप किस व्यंगकार से अधिक प्रभावित हैं और आपने किस व्यंगकार से आप अधिक प्रभावित रहे और उसका कारण क्या था? जी देखिए, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं वो कहीं न कहीं गाए बगाए जो व्यंग की त्रयी थी उनमें से ही किसी न किसी से प्रभावित है। मैं परसाई जी, जोशी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और दूसरा, मैं सबसे और भी प्रभावित हूँ उस गोस्वामी चौक बीकानेर से। हालांकि आजकल मैं पिछले 25 साल से अब जयपुर में हूँ और जयपुर में ही स्थायी निवास कर रहा हूँ, जहां पर घर घर में एक कार्टूनिस्ट हुआ करता था और हर कार्टूनिस्ट की विशेषता ये थी कि उसका एक ना एक कार्टून राष्ट्रीय स्तर के किसी न किसी अखबार में प्रकाशित उस समय हो चुका था। तो एक ऐसे माहौल से निकला मैं, तो मुझे लगा कि जब खेल पत्रकारिता की बहुत लंबे समय तक, करीब 4 दशक तक मैं खेल पत्रकार भी रहा और रेडियो से जुड़ाव तो है ही, आपने बता दिया, मैं ज्यादा लंबा बातचीत नहीं करूंगा। और व्यंग्य मेरे लिए विसंगतियों के विरुद्ध सोए हुए लोगों को जगाने का एक माध्यम है। क्या बात, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी चीजें हम देखते हैं, देख के भी अनदेखा कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हमने, जब हमसे पूछताछ होती है तो मना कर देते हैं कि साहब मेरी नजर में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो एक तरह से जब तक वो लोग जागृत नहीं होंगे जो जीत दिन के उजाले में सोए हुए हैं, विसंगतियों के विरुद्ध व्यंग एक ऐसा हथियार है जो कहीं चुभन देता है और लोगों को जागृत भी करता है। जी, हम आपका कोई व्यंग सुनना चाहेंगे प्रभात जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल सही बात कही। जी जी बिल्कुल। मैं क्योंकि अब मैं क्रिकेट से जुड़ा भी रहा हूं और अभी क्रिकेट का मौसम भी है। आज भारतीय टीम जो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए फिर से पिच पे दौड़ने लगी थी, तो मेरा एक व्यंग है, मैं पेश कर रहा हूं। एक क्रिकेटर का प्रेम पत्र।
हमारे समाज में प्रेम पत्र बहुत लिखे जाते हैं, और प्रेम का स्थायी लाइसेंस भी हमको तब मिलता है जब हम कोई प्रेम पत्र लिखें। जी एक दिन हमारे धुरंधर बल्लेबाज सुकुमार उर्फ सुक्कू ने मैदान में एक गगनचुंबी शॉट लगाया। दर्शक दीर्घा में सुनैना नाम की एक खूबसूरत कन्या ने उस गेंद को लपका, गेंद क्या लपका, मानो दिल ही लपक लिया। अब सुक्कू बहुत परेशान होने लगे, बहुत उनको उदासी भी थी और इस बात का भी था कि किस तरह से मैं अपने प्यार का इजहार करूं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं एक प्रेम पत्र लिखूंगा। तो अब वो प्रेम पत्र कैसे लिखते हैं, ये क्रिकेट को सभी जानते हैं और सभी क्रिकेट की जो शब्दावली है उससे परिचित हैं अच्छे से। तो सुक्कू ने कहा कि मैं एक प्रेम पत्र लिखूंगा, और उसने मोबाइल उठाया, क्योंकि प्रेम पत्र या कुछ भी लिखने के लिए आजकल कागज कलम की आवश्यकता नहीं है। लोग सीधे मोबाइल या लैपटॉप पर या अपने कीबोर्ड पे जाके उसको टाइप कर देते हैं। तो उसने पत्र यूं शुरू किया, मेरी प्यारी पिंक बॉल। अभी पिंक बॉल से टेस्ट मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार लिख रहा हूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। मैं फील्डिंग में अक्सर गली पे खड़ा होता हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी गली में खड़ा होकर अपने प्रेम का इजहार करूं, ताकि मुझे लगे कि मैं क्रिकेट के मैदान में ही खड़ा हूं। लेकिन दुर्भाग्य, आजकल कंक्रीट के जंगल में जिस तरह से मीनारें खड़ी हो चुकी हैं, लोग फ्लैट पद्धति संस्कृति में आ गए हैं, ऐसे में गलियां वो चौबारे वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं ऐसा करके भी नहीं कर सकूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं एक लॉफ्टेड शॉट मारूं जो तुम्हारे दिल के ड्रेसिंग रूम में जाकर सीधा गिरे और मेरी बात तुम तक पहुंच जाए। मेरी सयानी गिल्ली। सच बताऊं तो मुझे प्यार के पिच पर तुम्हारे पापा के बाउंसर्स का बहुत डर लगता है। मुझे ये इस बात का डर है कि कहीं कोई बाउंसर मेरी खोपड़ी पे आके लगे और मैं विकेट पे ढेर हो जाऊं। और तुम्हारे पापा कंकशन खिलाड़ी, एक टर्म चला था कि अगर किसी के सर पे चोट लग जाती है तो एक कंकशन खिलाड़ी के रूप में किसी दूसरे खिलाड़ी को मैदान में उतार सकते हैं। तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बाउंसर मेरे सर पे लगे और मैं विकेट पे ढेर हो जाऊं, और तुम्हारे पापा कंकशन खिलाड़ी के रूप में मेरे रकीब को बुला के वहां खड़ा कर दें और मेरा सारा प्यार वहीं ढेर हो जाए। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारा बड़ा भाई बात बात में ब्रेक डालता है और दूसरा भी डालता है। सच कहूं जानू, तुम्हारे और मेरे प्यार में मुझे कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत अच्छी बातों की गुगली फेंकता है। मैं सच बताता हूं, गुगली गेंदबाजी के विरुद्ध हमेशा मेरी बल्लेबाजी लड़खड़ाती रही है। बस इतना सी कर देना कृपा मेरे ऊपर कि जब मैं प्यार के पिच पे बल्लेबाजी करने उतरूं तो तुम अपने छोटे भाई को ओवर ही मत देना। अच्छा। प्यारी कूका बुरा, ये भी एक गेंद का प्रकार है। तुम्हारे छोटे भाई के बारे में तो मैंने पता लग ही गया। मुझे यह पता लगा है कि तुम्हारी मम्मी सीधी सादी सपाट पिच की तरह हैं, और तुम्हारे दादाजी थर्ड अंपायर की तरह बिल्कुल तटस्थ बैठे हैं। प्यार के इस पिच पर जब भी आउट होने का, कोई गलत गेंद पर आउट हो जाए तो डीआरएस लेकर फिर से अपनी बात को प्रमुखता से आगे रखने का काम तुम्हारे दादाजी करेंगे। मेरी ड्यूक बॉल, टेस्ट मैच जैसी जीवन की लंबी पारी में अगर तुम मेरा साथ दे सको तो हम दोनों मिलकर एक लंबी साझेदारी करेंगे और हमारे जीवन के इस पिच पर प्यार के नए रिकॉर्ड कीर्तिमान करते हुए बहुत से अच्छे शॉट्स भी लगाएंगे। बल्ले के अलावा केवल तुम्हारा सुकुमार और सुक्कू। धन्यवाद। इसको मैंने छोटा कर दिया थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे से कमेंट आपके लिए। अनूप शुक्ल जी कह रहे हैं आज के किसी का नाम मत लीजिएगा प्रभात जी, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे।
जेशान कुरैशी जी भी हमें देख रहे हैं। मंजुला जी कह रही है जगाने का कार्य करता है ये व्यंग। संजय गुप्त जी भी हमें देख रहे हैं। अनूप शुक्ल जी कह रहे हैं क्रिकेटर का प्रेम पत्र सीधे फील्ड से। सभी का स्वागत कर रहे हैं। समीक्षा जी भी हमें देख रही हैं साथ साथ। निरुपमा सिंह जी भी बहुत खूब कह रहे हैं। बसंत जी गजब कह रहे हैं। संजय गुप्त जी डॉक्टर आलोक पुराणिक जी को सहृदय नमस्कार कर रहे हैं। अनूप जी कह रहे हैं गली से गली तक का प्रेम। और अनूप जी ये भी कह रहे हैं कि पापा को रिटायर कर दिया जाए। तो ये भी अच्छा है। अनूप जी कह रहे हैं रंग जो बनाए रखी बने वो मेरे समझ ले इनकम अपन की डबल है तू फैसला सुना। सुंदर व्यंग निरुपमा जी कह रहे हैं क्रिकेट का पूरा कीर्तिमान यहीं पर हो गया। दिलजीत अरोड़ा जी कह रहे हैं बहुत ही शानदार व्यंग। तो देखिए कितने खूबसूरत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कितने मन से और कितने ध्यान से आपके सभी व्यंग को ये लोग सुन रहे हैं। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात गोस्वामी जी। मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, मैथमेटिक्स की प्रोफेसर रही हूँ। तो फिर मेरे भी दिमाग में ऐसे ही खुराफात होने लगी कि जी। सोचा था मैंने तुमसे कि तुम प्यार करोगे मुझे तिरछी रेखाओं की तरह और मेरे प्यार पर साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लगाना और उसे मल्टीप्लाई नहीं सीधा क्यूब करना और बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाकर फिर ब्रैकेट में बंद कर देना। पर तुम तो समानांतर रेखाओं की तरह चलने लगे। पर तुम तो समानांतर रेखाओं की तरह बहुत बढ़िया। चलने क्या लगे। बात, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। प्यार में गणित। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये थे प्रभात गोस्वामी जी। तो मैं अरोड़ा जी से बात करना चाहती थी। अरोड़ा जी ने अपना पर्दे के पीछे नहीं मुख एक्चुअली छुपा मेरा वर्तमान अंधकार में हो गया था, लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो अच्छा हुआ लाइट आ तो गई। चलिए आपका भविष्य तो, उज्जवल है। अब आप उज्जवलता हाँ की हाँ, ओर वर्तमान अंधकार में हो गया बढ़ था, चुके हैं। एकदम तो लाइट बहुत आई है बहुत आपका हमारा। स्वागत है पुलिकेंद्र जी। मैं हाँ आपसे जी, ये सवाल करना नमस्कार। चाहती हूँ कि साहित्य में पाठकों का संकट चल रहा है आजकल। तो ऐसे में साहित्य का क्या भविष्य आप देखते हैं, खासकर व्यंग का और अच्छी गीतों का, अच्छी गजलों का भी? पाठकों का संकट तो काफी समय पुराने समय से है। ये बात अलग है कि दूरदर्शन के आने के बाद और उसके बाद इंटरनेट, मोबाइल के आने के बाद ये संकट और और ज्यादा हुआ। गहरा गया। मैं आपको 1956 की बात बताता हूँ। हरिशंकर परसाई जी ने जो पहली पुस्तक लिखी थी, हंसते रहिए रोते रहिए, उस पर लिखा जी था कि जो समर्पण किया था उन्होंने, ₹1.5 की किताब थी वो, समर्पण किया था उस पहले ग्राहक को जो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ेगा। ये बात अच्छा। 1956 की है, हम अरे 2024 में हैं। समर्पण उस ग्राहक को जो इसे खरीद कर पढ़ेगा। उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया, लेकिन पाठक और विज्ञापन नहीं मिले, बंद करना पड़ी। तो पाठकों का संकट तो काफी समय से है, लेकिन अब ये बहुत गहरा गया है दूरदर्शन के बाद। रुकिए पिंकेंद्र जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। आप के हाँ लिए हाँ, जबरदस्त कमेंट है। लोग कह रहे अभी हैं कि पिलकेंद्र जी को पाठकों का कोई संकट नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा उसे वो जबरन पढ़वा लेंगे। अब आज अब ये बताइए। अनूप शुक्ल जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये कमेंट। जी, मैं यही सुनना चाह रही थी, मैंने खुद से नाम नहीं लिया तो इसलिए। आपको अनूप अनूप शुक्ल जी के लिए आलोक पुराणी जी का आभारी होना पड़ेगा। जी बहुत बहुत आभारी। तो हाँ, बहुत आभारी होना पड़ेगा। तो पाठकों का संकट तो काफी समय से है। अभी यशवंत व्यास जी के कई इंटरव्यूज जासूसी उपन्यासकारों पर यूट्यूब पर चल रहे हैं। वेद जी प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक के इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं। 1980 के पहले उनका एक एक जासूसी उपन्यास की 2-2 लाख प्रतियां प्रकाशित हुआ करती थी, लेकिन अच्छा। दूरदर्शन के आने के बाद जासूसी उपन्यास पढ़ना भी लोगों ने बंद कर दिए हैं। साहित्य तो काफी दूर चला गया है। 140 करोड़ के देश में 100, 200, 300 पुस्तकें अगर हम प्रकाशित कर लेते हैं, तो हम क्या मान के चले कि 140 करोड़ के देश में कितने लोग हमारी पुस्तक को पढ़ते हो। जी तो मुझे तो लगता है कि पाठकों का अकाल है, पाठकों का नहीं, श्रोताओं का भी अकाल है। आप देख ही रहे हैं। और मैंने तो एक व्यंग भी लिखा था, पाठक देवो भव, और वही मेरी एक जी व्यंग संग्रह का शीर्षक भी है। पाठक तो देवताओं के समान है, पूज्य पूज्य भी हैं बेशक। और निराकार भी हैं। देवताओं का कोई जी शरीर नहीं होता, पाठकों का भी कोई शरीर नहीं है। तो पाठक जी देवताओं के समान हो गए हैं, और पूज्य भी हैं और अदृश्य भी हैं, निराकार भी हैं। तो पाठकों का संकट, और अब जबकि नई पीढ़ी साहित्य से बिल्कुल विमुख है,
कोर्स, जी कैरियर, मल्टीनेशनल कंपनियां, तो कम से कम हिंदी में तो बड़ा संकट रहेगा। बंगाली में, जी मराठी में, या हो सकता है इंग्लिश में संकट न रहे, लेकिन हिंदी पर तो बहुत गंभीर संकट बातों का है। हम चलिए अच्छा, ये देखते आप हैं इस एक संकट बात से और मैं कैसे कहना हमें चाहूंगा। छुटकारा मिलेगा। हम रामचरितमानस की बात करते हैं, उसका संबंध धर्म से है। तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना, उन्होंने कहा है मैं स्वांतः सुखाय रचा है। उनकी कई रचना, उनकी 11 ग्रंथ और भी हैं। विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है। हमने देखा तक नहीं उनको, हम पढ़ेंगे क्या? तो ये संकट तो जी तब से चला आ रहा है। रामचरितमानस भी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। मुझे धर्म से लगता है अगर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता तो वाकई वो स्वांतः जी सुखाई रहेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बातें कही आपने पिलकेंद्र जी, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को आपने रखा। आपका सभी स्वागत कर रहे हैं। चलिए आपका व्यंग सुनते हैं हम, आप हमें क्या सुनाने वाले भले पाठकों का संकट है, लेकिन पुस्तकें फिर भी प्रकाशित हो रही हैं, प्रकाशक भी शेषन। प्रकाश में आ रहे हैं, पुस्तक मेले भी आयोजित हो रहे हैं, पुस्तक प्रदर्शनियां भी बेशक लग रही हैं, पुस्तकों के विमोचन भी हो रहे हैं और थोक में हो रहे हैं। उन्हीं जी, विमोचनों पर केंद्रित है मेरी आज की व्यंग रचना। स्वागत। एक विमोचन एक विमोचन पुरोधा से चालू साक्षात्कार। एक विमोचन पुरोधा से चालू साक्षात्कार। पिछले दिनों देश के प्रख्यात विमोचन पुरोधा डॉक्टर शुभम 20 पुस्तकों के सामूहिक विमोचन समारोह में नगर पधारे। जी, उनके साक्षात दर्शन करने और उनका साक्षात्कार लेने की इच्छा प्रबल हो गई और मैं होटल पहुंच गया। उस समय वे होटल के अपने रूम में पुस्तकों के एक पैकेट का रिबिन खोल रहे थे। मुझे देख मुस्कुराए और बोले, यार मुझे भी क्रिकेटरों की तरह रोज रोज नेट प्रैक्टिस करना पड़ती है। बैठो, क्या लोगे, रम या विस्की? हम्म, काफी ही काफी है, काफी ही काफी है, मैंने कहा। काफी उन्होंने काफी है। तत्काल रूम सर, उन्होंने तत्काल रूम सर्विस को 2 कॉफी का ऑर्डर दिया और बोले, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बस आपकी विमोचन यात्रा के बारे में कुछ जिज्ञासा थी। ये विमोचन की प्रेरणा आपको कहां से मिली और आपका पहला विमोचन कौन सा था? मैंने पूछा। हम्म, यार, प्रेरणा वेरणा का तो ध्यान नहीं है। हाँ, बचपन से ही स्कूल की कॉपी किताबों के पैकेट खोलने का मुझे बड़ा शौक रहा है। घर हम्म, में जो भी किराना कटलरी के पैकेट आते थे उन्हें मैं ही खोला करता था। अरे वाह, मतलब बचपन से ही आपके विमोचन के संस्कार हैं। अच्छा शुभम जी, ये विमोचन का विश्व रिकॉर्ड क्या है और अभी हम्म, तक आप कुल कितनी पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं? विश्व रिकॉर्ड का तो पता नहीं, पर जहां तक मैंने डायरी में रिकॉर्ड किया है, मैं अभी तक 100 से अधिक पुस्तकों का विमोचन कर चुका हूं और इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय प्रकाशक महासंघ ने मुझे विमोचन शिरोमणि सम्मान से विभूषित भी किया है। अच्छा शुभम जी, सुना है लगातार बार बार विमोचन करने से व्यक्ति के कर जो हैं वो कमल हो जाते हैं। क्या आपको हम्म, कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपके कर कमल के हो गए? अरे क्या यार, ये बात। तो एक अफवाह है, ये तो एक अफवाह है। फिर भी मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों को चेक करता हूं कि क्या कहीं बात है। रातों रात वे कमल के तो नहीं हो गए। फिर भी मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों को चेक करता हूं कि कहीं रातों रात वे कमल के तो नहीं हो गए। मुझे डर इस बात का भी है कि यदि मेरे हाथ वास्तव में कमल के हो गए तो मैं विमोचन कैसे करूंगा? मेरा तो पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। कैरियर चौपट हो आपके दुश्मनों का, शुभम जी। अच्छा एक बात बताएं कि हम्म, विमोचन समारोह में जो शाल, श्रीफल, पुष्पमालाएं आपको मिलती हैं, उनका आप करते क्या हैं? हम्म, यार ये कैसा सवाल है, तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया। यार पुष्पमाला तो कार्यक्रम में ही छोड़ना पड़ती है। हाँ, श्रीफल घर ले आता हूं, उसकी हम्म, चटनी से साउथ इंडियन डिश का मजा ही डबल हो जाता है। और जो शाल होती है और जो शाल होती है उन्हें मैं अपने साले के एम्पोरियम में भेज देता हूं। यार मैं अच्छा, नहीं चाहता कि देश की संपत्ति यूं ही बर्बाद, मैं नहीं बर्बाद हो। चाहता कि देश की संपत्ति यूं ही बर्बाद हो। अच्छा शुभम जी,
विमोचन वाली 100 से अधिक पुस्तकों को पढ़ना आपके लिए कितना कठिन रहा होगा, और आज भी आपको 20 पुस्तकों का सामूहिक विमोचन करना है। पढ़ना, पढ़ता कौन है? मरना है क्या? मेरी 2 ही आंखें हैं भाई, 2, और पिछले साल ही मैंने दोनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। तो फिर विमोचन समारोह में आप पुस्तकों के बारे इतना शानदार जानदार कैसे बोल लेते हैं? मैंने खुद आपको कई बार सुना है, आपके उद्बोधन सुने हैं। यार ये मेरा सीक्रेट है, उसे सीक्रेट ही रहने दो। वो गाने में आता है ना, राज को राज रहने दो। हाँ। शुभम जी आप निश्चिंत रहिए, राज राज ही रहेगा, और ये प्रश्न किसी भी पत्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं होगा। यार तुम गारंटी देते हो तो सुनो। इसके लिए मैं तरी का सिद्धांत उपयोग में लाता हूं। तरी किसी विदेशी लेखिका का नाम लगता है। तरी किसी विदेशी लेखिका का नाम लगता है। अरे यार लेखिका वेखिका नहीं, तरी से मेरा मतलब होटलों के खानों की तरी से है। जैसे होटलों के मेन्यू में सैकड़ों डिशें प्रिंट रहती है, लेकिन वो तैयार नहीं रहती। लेकिन जब भी हम खाने का ऑर्डर देते हैं तो वेटर कुछ ही मिनटों में डिश सर्व कर देता है। क्या बात। जब भी हम खाने का ऑर्डर देते हैं तो वेटर कुछ ही मिनटों में डिश सर्व कर देता है। एक्चुअली होटलों में कॉमन तरी तैयार रहती है, वे कच्ची तरी में कच्चा माल तरी में डालते हैं और डिश तैयार हो जाती है। मेरे पास भी भाषणों की कॉमन तरी, मेरा मतलब कॉमन मैटर तैयार होता है। जब काव्य संग्रह का विमोचन होता है तो मैं भाषण में कविताओं के शीर्षक डाल देता हूँ, और जब व्यंग संग्रह का विमोचन होता है तो मैं व्यंग रचनाओं के शीर्षक डाल देता हूँ, और फटाफट मेरी डिश, मेरा मतलब मेरा भाषण तैयार हो जाता है। अचानक काल बेल बजी, वेटर कॉफी ले आया था। साक्षात्कार भी काफी लंबा हो चुका था। हमने खटाखट कॉफी पी। मैंने शुभम जी का आभार माना और विमोचन कला से समृद्ध होकर होटल से अपने घर वापस आ गया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तरी का कमाल है सारा, क्या कहना। बहुत बढ़िया। तरी का कमाल है। बहुत बढ़िया। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने भी एक ऐसी रचना, जी हाँ नहीं, पाठकों को लेके मैंने भी एक रचना पहले लिखी थी, सेलिब्रिटी पाठक। पाठक ही सेलिब्रिटी है, राइटर्स तो है नहीं अब सेलिब्रिटी। बिल्कुल। मंजुला श्रीवास्तव जी देश की बहुत तारीफ कर रही हैं। सुषमा व्यास जी कह रही है बहुत बढ़िया। तंज यतिन शर्मा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, आनंद ही आ गया। प्रभावशाली वाचन, कलमकार, रत्नाकार, सुधाकार और भी कई कर हैं अपने अपने कर में। उमंग सरीन जी कह रही है राज को राज ही रहने दो। अन्नदा पाटनी जी कह रही है वाचन भी बहुत प्रभावशाली था। निशा जी कह रहे हैं उस श्रीफल की चटनी हमें भी खानी है। कलम तो निरुपमा जी बहुत सारे हा लिख रही हैं, यानी उन्हें हंसी आ रही है। तो सुस्वागतम आदरणीय पाठक, लेखक, विमोचन, संपादन, मठाधीशी पर लिखने में पिलकेंद्र जी का सर्वाधिकार सुरक्षित है। अनूप शुक्ल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बहुत से लोग हमारे साथ लगातार आपके देखिए व्यंग को बड़े मजे लेकर सुन रहे हैं और बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, क्योंकि उनके कमेंट से पता लग रहा है कि वो उसे अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है पिलकेंद्र जी, एक बार मेरा बेटा जो था उसके एग्जाम थे एमडी यूनिवर्सिटी से, तो वो एक ही चीज को बार बार इधर उधर करके वो थोड़ा सा आनाकानी करता था पढ़ने में। बहन उसकी ज्यादा अच्छे से पढ़ती थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये सिलेबस कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, वो वाला पार्ट कर लिया। कहता है मम्मी आपको नहीं पता, एमडी यूनिवर्सिटी में यही होता है, एक पेड़ होता है एक बकरी होती है। तो अगर पेड़ पे ऐसे आएगा तो भी बकरी पे मुझे याद है तो पेड़ पे घुमा दूंगा, और बकरी पे आएगा तो पेड़ से बांध रखिए मैंने बकरी, तो मैं पेड़ पे भी लिख सकता हूँ, बकरी पे भी लिख सकता हूँ, फलों पे भी लिख सकता हूँ, पत्तों पे भी लिख सकता हूँ। तो वही बात आपकी उस तरी में थी। बिल्कुल। श्रोता देवो भव, आप श्रोताओं को आपने प्रणाम कर दिया। श्रोता देवो भव, मैं भी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और आपको भी इतने कुशल और दक्ष संचालन के लिए आपका भी अभिनंदन करता हूँ। आप मेरी प्रशंसा करें, मैं आपकी करता हूँ, बस यही चलता है, संसार जरूरी है, जरूरी है। चलता है।
तो यतिन शर्मा जी अनूप सर को सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद। अब हम आगे बढ़ते हैं आलोक जी की। आलोक जी, व्यंग का आप क्या उद्देश्य मानते हैं? क्या व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें आप लोगों को लगता है कि लिखने के बाद सफलता मिलती है, जो आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचता है? देखिए, हर व्यक्ति, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति के माध्यम चुनता है और मुझे तो लगता है कि आज के दौर में जब चीजें इस कदर उल्टी पुल्टी हैं कि आपको चीजें का सिरा समझ में नहीं आता, तो व्यंग हर चीज को, हर बात को शीर्षासन कराता है। तो व्यंग से ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन की शैली मुझे समझ में नहीं आती। तो इसलिए व्यंग को मैं मानता हूं कि एक तरह का क्रिएटिव पोर्ट्रेयल ऑफ कंट्राडिक्शंस, यानी कि विसंगतियों का एक रचनात्मक चित्रण है ये। तो बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी विसंगतियां बात। हमारे इतनी विसंगतियां हमारे आसपास टहल रही हैं। और मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो विसंगतियां मुझे तरह तरह की दिखाई पड़ती हैं। तो अ, व्यंग सब जगह दिखाई पड़ता है। और अब तो मुझे लगता है कि मतलब मैं तो उन लोगों से ईर्ष्या करता हूं जो एक साथ कई सारी चीजें कर लेते हैं, व्यंग भी और गजल भी और बहुत सारी चीजें। मुझसे व्यंग के अलावा और कुछ हो नहीं पाता। व्यंग के पाठक तलाशने की एक तरकीब मैंने 2 साल से गीत जुगाड़ी भी है। व्यंग था या क्या था, ये भी बता दो। मैंने 2-3 साल से मान तलाशी, लोग किसी 2 साल से। कॉम्प्लीमेंट मान के ले लेंगे, आप करो व्यंग। हम दिल्ली में चलाते हैं हेरिटेज लिटरेचर वॉक। तो हम लोगों को लाल किले पे ले जाके मिर्जा गालिब सुनाते हैं और कुतुब मीनार पे ले जाके अमीर खुसरो सुनाते हैं। अभी हम 5 तारीख को कर रहे हैं दिल्ली में गौरी शंकर टू गालिब वॉक। देखिए, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ साथ साथ, है ना। व्यंग में करता ये हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि इतनी हम गोष्ठी फोष्ठी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, 40 लोग जुटते नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बड़ी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो मैंने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे कि लोग कुछ हमको पैसा दे के जाएं, ताकि कुछ लगे यार हम कुछ ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं। तो हम लोग हेरिटेज लिटरेचर वॉक के बहाने लोगों को बुलाते हैं, हर बंदे से 500 रुपये बहुत अच्छा वसूलते था। हैं। और बीच में व्यंग सुना देते हैं उनको। हम उन्हें व्यंग सुना देते हैं, बुलाते हैं हेरिटेज लिटरेचर वॉक के बहाने और व्यंग सुना देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि लोग बड़े प्रसन्न होकर लौटते हैं। और हम इस बहाने अपने सारे बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। 500 साल पहले क्या व्यंग कहा गया, इवन वैदिक परंपरा से लेके रामचरितमानस से लेके गालिब से लेके अब तक जितने व्यंग कहाँ का हमको मिलते हैं, हम अपनी वॉक में डालते हैं। तो लोगों को बड़ा मजा आता है। तो मुझे लगता है कि पाठक तलाशने हैं तो नई नई तरकीबें तलाशनी पड़ेंगी। तो हम तो बुलाते किसी और बहाने हैं, सुना कुछ और देते हैं, और हमारा ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया चल रहा है। तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। महाकाल महालोक दर्शन कराना पड़ेगा लोगों को और व्यंग सुनाना पड़ेगा। महाकाल महालोक के दर्शन। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका कॉरिडोर उज्जैन बन में तो गया शायद, ना उधर तो। उज्जैन में संभव है। उज्जैन जयपुर सब जगह संभव है, सब जगह संभव है। हाँ, सब कुछ संभव है। और विमोचन का तो भी हम देखेंगे बुक फेयर में। तो बुक फेयर में तो हाल ये है कि एक ही, मतलब मैंने एक शब्द निकाला था, एक होते हैं कामातुर और एक होते हैं विमोचनातुर। मतलब सुबह वहां जाके बैठ जाते हैं कि भाई मुझसे विमोचन करवा लो। कुत्ते कैसे पालें और कैक्टस को ढंग से कैसे उगाएं, और आधुनिक कविता में क्रांति का संधान, वैदिक परंपरा में व्यंग, ऐसे ऐसे विमोचन करता है कि चारों पुस्तकों का विमोचन एक झटके में कर सकते हैं। अच्छा। और एक व्यंग मुझे वहां सूझा था कि एक विमोचनातुर की मृत्यु हुई तो परिवार वाले फिर भी इस उम्मीद में थे क्या पता ये अभी कुछ सांसें बाकी रह गई हो। तो आए, डॉक्टर्स ने चेक किया, वो किया। तो आखिर में बीवी ने कहा कि एक काम ये कीजिए, इनके कान में कहिए कि विमोचन की 2 पुस्तकें आई हुई हैं, हाँ करना है कि ना करना है। सोई वो खड़े होके बैठ गए, बोलिए चलना है जी, चलना है। तो ये हाल ये है कि पाठकों से भी ज्यादा एक वर्ग बुक फेयर में हमको मिल गया है, विमोचनातुर। वो बस विमोचन के लिए तैयार बैठा है, आप उसको बता दीजिए। तो बड़े मजे के बुक फेयर अपने आप में व्यंग का विषय है। वो मैं देख रहा था कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई ये
किताबों की भी सेल इतनी तेज गति से होती, तो मुझे बताया गया कि बुक फेयर में वो छोले भटूरों की दुकान है। वो 2 घंटे में अपने छोले भटूरे बेच के निकल लिया, और वो 30% का डिस्काउंट भी नहीं दे रहा था। अच्छा, उसकी किताब का विमोचन सुभाष चंद्र जी ने भी नहीं किया था। मेरी किताब का विमोचन सुभाष चंद्र जी भी करते हैं, 20% डिस्काउंट भी देते हैं, तो फिर भी कितना मुश्किल होता है। तो पॉइंट को लिए है कि ये तो मस्ती की बात है, छोले भटूरे या कोई चीज बहुत बिक रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इम्पैक्ट उतना जाता है। किताबों के साथ बात ये है कि साहब, आज संभव हो किताब ना बिकती हो। कार्ल मार्क्स ने जब दास कैपिटल लिखी थी तब वो किताब नहीं बिकती थी, या मिर्जा गालिब का दीवाने गालिब अपने वक्त कोई बहुत बेस्ट सेलर नहीं था, लेकिन आज मिर्जा गालिब और दास कैपिटल अपने आप में। तुलसीदास का प्रसंग उठाया पिलकेंद्र जी ने। तुलसीदास धार्मिक कारणों तो देखे ही जाते थे, लेकिन तुलसीदास की जो रामचरितमानस अगर आप गहराई से पढ़ें तो वो तुलसीदास हुए या हमारे रहीम हुए, ये पुराने जो पोइट हैं, ये दरअसल लाइफ मैनेजमेंट की बड़ी अद्भुत शिक्षाएं देते हैं। और हम सब जैसे जो लेखक नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, समझना चाहिए भाई कि हमारे बुजुर्ग ऐसा क्या कर गए हैं कि आज भी हम उनको याद करते हैं, बहुत इज्जत से याद करते हैं। क्या कम्युनिकेशन है तुलसीदास जी में, जो चौपाई उसकी आज भी, मतलब हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी यंग जनरेशन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रही, तो कुछ बढ़िया काम इन्होंने किया होगा। और कुल मिला के जो मुझे समझ में आता है सर कि सुभाष जी इस बात को लगातार बहुत रेखांकित करते हैं, और अच्छी तरह से रेखांकित करते हैं कि हम लोग जो शिकायत करते हैं कि साहब पाठक नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी जमीन से और जड़ों से कटे हुए हैं। मतलब एग्जैक्टली दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है, तकनीक के स्तर पर, इकोनॉमी के स्तर पर। हम जो कह रहे हैं उससे हमारा पाठक रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। या तो हम कुछ ऐसी बात कहें कि जिसकी सार्वभौमिक वैल्यू हो, है ना। तो सार्वभौमिक वैल्यू तो इसी लेख की है कि सर्दियों में दही कैसे जमाए। 500 साल पहले भी ये क्लासिक था, आज भी क्लासिक है। लेकिन कुछ प्रेम की बात ऐसी क्लासिक कह जाए, या राग दरबारी में जो क्लासिक बात कह गए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाठक की गुणवत्ता का सवाल नहीं है, कहीं ना कहीं लेखक की गुणवत्ता का भी सवाल है। वो भी हमको कई बार अपने आईने में झांकना चाहिए। और बड़ी मजे मजे की चीजें हुई हैं 2024 में। 2024 जा रहा है, उसमें आप एक देखिए कि हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और तमिल और तेलुगु फिल्में धुआंधार चल रही हैं। अभी जो पुष्पा 2 है, 1000 करोड़ कमा के गई है ये। तो मैं सुबह ही सोच रहा था कि यार, अगर यही हाल रहा तो फिर तो हमारी जो हिंदी हिट फिल्में हैं, अब शोले का रीमेक भी तमिल में बनेगा, और गब्बर सिंह लुंगी पहन के तमिल भाषा में वो पूछेगा कितने आदमी थे। या मुगले आजम के जो अकबर है वो तमिल भाषा में बोलेंगे, बोले हटाओ, नॉर्थ इंडिया में कोई बिकता बिकाता नहीं है, चेन्नई में किला रहेगा। तो उसमें एक चीज ये भी समझना है कि जिस संकट से हिंदी के राइटर गुजर रहे हैं, उसी संकट से हिंदी का सिनेमा भी गुजर रहा है। कम्युनिकेशन में कोई बहुत दिक्कतें हैं कि हमको पता नहीं है कि चल क्या रहा है और हम कह क्या रहे हैं। तो बहरहाल बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप गौर से देखें तो बहुत चीजें हिट भी हो रही हैं। अब आप देखिए कि इधर क्राइम के जितने भी सीरियल्स हैं, मिर्जापुर, है ना, सुपरहिट है। तो एक मैंने छोटा सा व्यंग लिखा है क्राइम के सीरियल्स पे, तो वो मैं कोशिश करूंगी 3 मिनट में उसको फिनिश कर देता हूं। और इसका शीर्षक है चैन स्नैचिंग पुरम। मिर्जापुर अब फेमस होने के मामले में दिल्ली से आगे चल रहा है। मिर्जापुर गालियों और हत्याओं का परम पॉपुलर सीरियल है। भारत की जनता ऐसी शरीफ जनता है जो क्राइम सीरियल्स को और क्राइम को बहुत पसंद करती है, और थोड़ी हिम्मत हो तो खुद क्राइम भी कर लेना चाहती है, ऐसा लगता है। टीवी सीरियल वाले इन दिनों ऐसे शहरों के नाम तलाश रहे हैं जिनके आधार पर अगले क्राइम सीरियल बनाए जा सकें। आजमगढ़, गाजियाबाद, अलीगढ़, इस नाम के सीरियल बहुत जल्दी आने वाले हैं। जयपुर वाले ना मुस्कुराएं, जयपुर शरीफों का शहर है। उनका नंबर नहीं, बिहार वाले सारी मार मचा देंगे।
बिल्कुल अगला लेवल जो आने वाला है उसमें तलाश फिर शहरों से उतरकर मोहल्लों पे जाएगी। छपेटीपुरा, खुच्चूगंज, हमेश चाकू, रिवॉल्वरपुरम जैसे मोहल्लों के नाम पर सीरियल बनेंगे। ऐसे मोहल्लों में कंपटीशन होगा कि हमारे नाम पर सीरियल क्यों न बना। शहर केंद्र सरकार के सामने ज्ञापन पेश करेंगे कि 900 मर्डर तो हमारे शहर में भी हो चुके हैं, हमारे शहर के नाम पे सीरियल क्यों ना बना। पड़ोस के शहर में सिर्फ 700 मर्डर हुए हैं, उनके नाम पे सीरियल बन गया। तो अब कंपटीशन बहुत अलग तरह से चल रहा है। खराब सड़कें और गंदा पानी ईमानदारी से अब ये किसी के मुद्दे नहीं है। मिर्जापुर, छपेटीपुरा, आजमगढ़ और चक्कूपुरम यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और मैं तो खुद सोचता हूं कि मेरे मोहल्ले में चेन स्नैचिंग की वारदातें बहुत होती हैं, तो सारी वारदातों का डॉक्यूमेंटेशन करके मैं बॉम्बे भेज दूं तो भाई साहब 12 चेन स्नैचिंग तो रोज हमारे मोहल्ले में भी हो रही है। हमारे मोहल्ले में क्या कमी है जो हमारा नाम मिर्जापुर के बाद नहीं आता। तो कुल मिला के भारत की शरीफ जनता क्राइम की परम प्रेमी बनता है। तो मैं बस 2024 बीत रहा है तो 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं 2025 की, कि जो भी गुजर गया वो हाल अच्छा था, तुम रहे साथ तो हर बवाल अच्छा था। 2025 कटे मस्तियों में दोस्त, बस उद्धव ठाकरे से न कहें कि बीता हुआ साल अच्छा था। बहुत बढ़िया। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत बढ़िया। और आपके लिए खूबसूरत सा कमेंट आया कि आप व्यंग की एटीएम हैं। देखिए इससे तो अनूप शुक्ल जी ने किताब लिखी है मेरे ऊपर, तो धन्यवाद करता हूँ अनूप जी। नाम है उसका। हाँ, किताब का नाम ही उनका व्यंग का एटीएम है। अनूप जी हमारे प्रेमी मित्र हैं और बड़े प्यारे बहुधंधी व्यक्तित्व हैं। जी शुक्रिया। उत्कर्ष पर है और बिल्कुल चरम सीमा पर है ये आज का जो हमारा ये शो चल रहा है। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसे और बड़े मन से सुन रहे हैं। देखिए लगातार सुन रहे हैं। तो हमें जब ऑनलाइन श्रोताओं की कमी नहीं है तो ऑफलाइन कैसे हो सकती है। अभी भी कविता जिंदा है, व्यंग जिंदा है, सुनने वाले लोग जिंदा हैं। जब तक आप जैसे लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं तब तक साहित्य खत्म नहीं हो सकता। नहीं, साहित्य खत्म नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हिंदी वाले बहुत ज्यादा मुझे लगता है चिंतित ज्यादा होते हैं। चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, लेखन जारी रखना चाहिए, बोलना भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां आलोक जी ने वहां की बुक फेयर की बताई उससे उलट स्थितियां मैंने यहाँ देखी। तो पुणे में भी इस बार दूसरा बुक फेयर हुआ और इतनी भीड़ थी कि स्टॉल्स खाली होकर चले गए बुक के। इतनी बुक बिकी यहाँ पर। और पढ़ने वाले के लिए अलग से एक उन्होंने कार्यक्रम रखा था कि शांतता ठेवा पुणे वाचता है, यानी शांति रखिए पुणे पढ़ रहा है। तो वो एक किताब पढ़ने के लिए उन्होंने रखा था। 2 लाख लोग पढ़ने के लिए आए थे उस दिन किताबें। और ये वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी था, क्योंकि स्कूल के भी आए थे, सभी कैटेगरी के लोग थे उसमें। और भर की किताबें खरीद कर ले गए। मैं भी खरीद के ले आई, बहुत सारी किताबें खरीद कर लाई। हम लोग भी लाते हैं जब जाते हैं, तो हम सब उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि हम लोग जो लिखने पढ़ने वाले देखा मैंने, पुस्तक भी नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं वही बता रही हूँ। दूसरी बात की बॉलीवुड फिल्म्स का बात सही है कि तमिल पे जा रही है और इधर मराठी फिल्म्स जो है विदाउट किसी एक्टर्स या एक्ट्रेस की हिट हो रही है जी। महिलाओं की फिल्में हैं और हाउसफुल जा रही है वो। तो ये भी एक नई चीज है जिसको सभी लोगों को क्रांति, नया कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए हर जगत में और हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि थोड़ा मैं देखती हूँ कई बार कि इधर कंटेंट नए होते हैं, नए जमाने के लोग जिस ढंग से सोचते हैं वो कंटेंट इधर आ जाते हैं। वो भी बॉलीवुड में ट्राई करनी चाहिए वो लोगों को, तो हिट हो जाएंगे वो भी फिल्में। और सफलता है कलम की, तो ये कलम चलती रहे,
बदलाव हाँ। जरूर आएगा और अच्छा लिखने वाले रहेंगे तो अच्छा पढ़ने वाले भी रहेंगे, उनके टेस्ट के हिसाब से ये सब चलता रहे। बाकी तो खरपतवार की तरह हैं, बारिशी मौसम के पौधे हैं, आएंगे और जाते रहेंगे। बिल्कुल। सुभाष जी, मैं बढ़ती हूँ आज के हमारे अध्यक्ष महोदय सुभाष जी की, और उससे पहले मैं भी एक नज्म आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। कुछ इरशाद। ये भी एक कटाक्ष ही है, अगर आप तक पहुंचा पाई मैं अपनी बात। इसका शीर्षक है एहसास खो चुके हैं हम। कभी कभी ये तस्वुर जहन में आता है कि जिंदगी सही जीने का रास्ता क्या है। किसी भी रोते हुए को हंसा न पाए हम, तो ऐसे जीने का ए दोस्त फायदा क्या है। किसी के गमज़दा दिल को करार दे ना सके, किसी खिजा को अगर हम बहार दे ना सके, जो अपने दर्द की तन्हाइयों के मारे हैं, हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्यार दे ना सके। तो मुआफ कीजिए, तो मुआफ कीजिए, पत्थर के हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास हो चुके हैं हम। अब शुरू होता है कि जो दर्द तेरा है उससे मुझे गरज क्या है। जो दर्द तेरा है उससे मुझे गरज क्या है। तू रोए दर्द से तड़पे तो इससे मुझको क्या। मुझे तो सिर्फ है अपनी खुशी से काम, यहाँ सुकून से मेरे गुजरते हैं सुबह शाम। यहाँ कोई जिए के मरे मुझको इससे क्या लेना। मुझे तो करना है अपना ही इंतजाम। यहाँ बस एक अपनी खुशी के ही हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास हो चुके हैं हम। और आज की पॉलिटिक्स की ये जात पात का झगड़ा चले तो चलता रहे, ये हाल देख के इंसान हाथ मलता रहे। मेरी बला से ये दुनिया का हाल कुछ भी हो, मुझे तो फिक्र है बस मेरा काम चलता रहे। ये झगड़ा मंदिर और मस्जिद का आम होता रहे, रहीम आंसू बहाए कि राम रोता रहे। मेरे लिए यही काफी है इस जमाने में, कि किसी भी तरह मेरा नाम यूं ही होता रहे। वाह वाह क्या लगी है आग बात तो क्या लग बात है। जाए इस बहुत चमन को, लगी है आग तो लग जाए इस चमन को भी, कि एक रोज ये इंसानियत भी मर जाए। हमारा दिल किसी पत्थर का हो गया सोनम, किसी का घर लुटे या कि किसी का सर जाए। बिलाशुबा के हैवान हो चुके हैं हम, तो रिश्ते नातों के एहसास खो चुके हैं हम, तो रिश्ते बहुत नातों बढ़िया। के बहुत सुंदर। एहसास खो चुके हैं। बहुत 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 शुक्रिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, आदरणीय सुभाष जी की ओर। सर, साहित्य में सम्मान और पुरस्कार को लेकर काफी वाद विवाद होते रहते हैं, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अभी हाल ही में एक सम्मान मिला है, मैं यहाँ नाम लेना जरूरी नहीं समझती, लेकिन उनकी ना तो पुस्तक का विमोचन हुआ, ना वो पुस्तक कहीं अमेज़न पे या कहीं हमने देखी, ना ही उसकी पांडुलिपि हमने पढ़ी, लेकिन उस पुस्तक को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप म्यूट है। देखिए ये सब जो है ना बहुत सारी चीजें हैं और एक जगह पर लेकर इन पे बात नहीं की जा सकती। और मैं तो जी यहाँ तक भी जानता हूँ कि किताब का सिर्फ नाम था। जी किताब 1.5 महीने बाद लिखी गई और किताब को पुरस्कार मिल गया। और क्या बड़ा बात, पुरस्कार, छोटा नहीं, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया। सिर्फ उसका कवर पेज छपा था। तो ये सब भी हो रहा है और कुछ पुरस्कार जो है ठीक भी हो रहे हैं। मेरा मानना है कि जो पुरस्कार मुझे मिलता है वो सबसे अच्छा पुरस्कार है, जो बाकियों को मिलता है सब बेईमान। बेकार ये भी है। सही है। तो खैर ये बहुत कुछ चल रहा है, हम लोग आप लोग सब जान रहे हैं। जो बहुत खराब लिख रहे हैं वो भी आगे आ रहे हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं वो भी चल रहे हैं। किसी को अच्छे को मिलेगा, किसी को खराब को मिलेगा, ये सब चलता रहेगा। खैर जी जी पुरस्कार कभी लेखन तय नहीं करता, पर साहित्य अकादमी के अलावा गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा पर उनको मिला था। उसके अलावा कितने पुरस्कार मिले, शरद जोशी को कितने मिले, शिवलाल जी को तो फिर भी ज्ञानपीठ मिला, या बाकी मिले साहित्य अकादमी मिला। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला। अजातशत्रु ने पुरस्कार लेने के लिए मना कर दिया। अगर मेरे मित्र जानते हो तो जब अजातशत्रु जी से संपर्क किया गया, उनको कहा जाता था कि दूसरा हरिशंकर परसाई,
उनसे संपर्क किया गया कि भाई हिंदी भवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है व्यंगश्री, उसके लिए कहा गया कि भाई आप इसको पुरस्कार को ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी भी तरीके का कोई भी पुरस्कार नहीं लेता, ना सरकारी ना गैर सरकारी। मैंने कहा कि सर 1,11,000 का पुरस्कार है, आप रिटायर्ड हैं। तो कहने लगे 1 लाख ये 1,11,00,000 का पुरस्कार होता मैं तब भी नहीं लेता। क्या बात है। वो पुरस्कार अजातशत्रु जी ने नहीं लिया। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अजातशत्रु को हम आज भी याद कर रहे हैं। उनकी दोनों किताबें आदि वैतरणी और शर्म कीजिए श्रीमान, मतलब मास्टरपीस है इस समय की। तो पुरस्कार बस वहीं तक है जहां तक लेखक और दो कुछ उनके साथियों का जो मामला है। बाकी पुरस्कार लेखक नहीं बनाते हैं। पुरस्कार किसी पुरस्कार ने किसी लेखक को बनाया ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, अभी मैंने सभी को सुना, समीक्षा प्रखर व्यंग के लिए जानी जाती हैं। समीक्षा ने अपनी छाप छोड़ी है प्रखर व्यंग में, बहुत बहुत बधाई उन्हें। प्रभात जी ने हल्की फुल्की एक हास्य रचना बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ी और सबसे बढ़िया उनका जो संवाद की शैली थी वो बहुत खूबसूरत थी। पिलकेंद्र जी मास्टर हैं, जो साहित्यिक व्यंग के तो मास्टर हैं, और लेकिन जिस समय वो विमोचन वाला व्यंग पढ़ रहे थे मुझे बार बार ये समझ में आ रहा था कि ये व्यंग काफी हद तक मेरे ऊपर भी है। मैंने भी एक दिन में 16 विमोचन किए हैं। और जब आलोक जी कह रहे थे तो उनका इशारा भी कुछ कुछ मेरी तरफ था। दिक्कत यह है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते। एक बार तो ऐसा हुआ, देखिए विमोचन की बात है, एक बार तो ऐसा हुआ कि व्यंग की किताब का मैंने विमोचन किया, मेरा फर्ज भी है, ठीक है करना है। आलोक जी की किताब का भी किया, तो कहने को वो चाहे कुछ भी कहें, तो मेरी भी क्या है सर? व्यंग आपकी भी किताब का विमोचन किया है ना? सर मैं तो स्वीकारा है सर, मैंने तो बताया है सर, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं सर व्यंग में। अब तो अध्ययन जनकारों में आपका भी नाम आ गया। अनूप शुक्ल जी भी थे, आलोक पुराणिक जी भी थे, सभी लोग थे। सभी लोग थे। हाँ, तो पिलकेन जी ने एक बार मजे की बात ये थी कि पहले व्यंग की किताब का किया, उसके बाद लघु कथा वाले पकड़ के ले गए, उसके बाद कहानी की किताब का किया, और जो सबसे जो खराब विमोचन जो था, जो जिसका मुझे एबीसीडी नहीं आता, वो थी योगा की किताब। अच्छा। योगा की किताब पर भी मैं 12 मिनट बोला, जबकि मैंने कभी जिंदगी में योगा नहीं किया। आपको परमानेंट विमोचक है, फिर आपने तो तरीका किया होगा, तरीका इस्तेमाल। जी 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 जी। एआई हमारे जैसे लोगों के लिए ही बना है। तो आलोक पुराणिक जी ने बना है, बिल्कुल बिल्कुल। योगा की किताब ने आपका पूरे योग करवा लिए सर। जी 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 बिल्कुल। अभी पिलकेंद्र जी अपनी वाचन शैली और अपना जो इनका विशेष अधिकार है साहित्यिक व्यंग, इनसे ज्यादा मैं समझता हूँ किसने नहीं लिखे, और इनसे ज्यादा प्रभावी तो बहुत ही कम लोगों ने लिखे, बहुत लिखे हैं। अधिकार मेरी कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी है, अनिवार्य बुराई है मेरी। सर ये आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात है कि मैं आपकी आलोचना चाहे कितनी करूं इस बात को लेकर, लेकिन मैं आपके ऐसे सारे व्यंग पढ़ता हूँ। तो ये पढ़ने पड़ते हैं। आलोक पुराणिक जी ने तो, आलोक जी हमारे समय में अगर मुझे 10 कॉलमिस्ट चुनने पड़े, बालमुकुंद गुप्त से लेकर शरद जोशी से लेकर, तो आलोक पुराणिक उसमें अधिक से अधिक चौथे या 5वें नंबर पर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है उनको सुनना भी, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण काम है आलोक जी का। मित्रों, ये तो बुढ़ापे का काम मैंने कर लिया, जो अध्यक्षता होती है तो उसमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो एक छोटी सी रचना मैं आपको सुना देता हूँ। स्वागत सर, स्वागत स्वागत। बहुत जोर की क्रांति लगी है, वे भड़बड़ाते हुए मेरे घर में घुसे, फिर सीना फुलाकर मूंछों पर दाब देकर जोर से चिल्लाए, सुनो, मुझे क्रांति करनी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे क्रांति करने से नहीं रोक सकती। मैंने उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देखा, पर मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया।
जो उन्हें क्रांति जैसे पुण्य कार्य से रोकने पर आमादा हो। उन्होंने मुझे इधर उधर देखते पाया तो भिनक गए, बोले तुमने सुना नहीं, मुझे बहुत जोर से क्रांति लगी है, मुझे क्रांति करनी है। मैं जानता हूँ जब कोई चीज बहुत जोर से लगती है और वो नहीं की जाए तो कई बार बहुत सारे कष्ट भी हो सकते हैं। फिर भी मैंने कहा कर लो यार, क्रांति ही तो एक काम है जो करने के लायक बचा है, सब करते हैं, तुम भी कर लो। इस पर उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखा, फिर थोड़ा सा निश्चिंत हुए और थोड़ा सा धीमे स्वर में बोले, यार बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ मैं क्रांति शुरू कब से करूं? मैं बोला, अरे क्रांति के वक्त का क्या है, क्रांति तो दुधारू बकरी है, क्रांति तो दुधारू बकरी है, जब चाहे दूह लो। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बोले, हाँ ठीक है, आज से ही शुरू करता हूँ। फिर उन्हें एक कुछ याद आया, बोले पर यार ये तो बताओ कि क्रांति करूं किस फील्ड में? मुझे उनकी ईमानदारी और उससे भी ज्यादा मुझ जैसी नाचीज शख्सियत से ऐसी बात पूछने की बात जो है बहुत पसंद आई। तो मैंने खुशी खुशी उनके हाथ में सलाह की गठरी पकड़ा दी, बोला देखो अधिकांश बड़े क्रांतिकारी जो है वो अपने घर से शुरुआत करते हैं, मेरी मानो तो तुम भी शुरुआत घर से करो। तो थोड़ा चौंके, बोले यार ये सब तो ठीक है, पर भला कहीं घर से भी क्रांति हो सकती है? मैंने उत्साह के कुछ कबूतर उड़ाए और फिर बोला, देखो यार तुम्हारा लड़का कुंवारा है, तुम उसके लिए लड़की देख रहे हो ना? वो चौंक कर बोले, हाँ, पर लड़के की शादी का क्रांति से क्या मतलब? मैं बोला, यार सुनो, देखो अगर तुम घोषणा कर दो कि तुम लड़के की शादी में 1 पैसा दहेज का नहीं लोगे, मजा आ जाएगा, पूरा तुम्हारा नाम भी होगा और घर से क्रांति की शुरुआत भी हो जाएगी। इतना मेरा कहना था कि वो दीपावली के महंगे बम की तरह फट पड़े। बोले, अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वे लड़के को पढ़ा लिखा कर इस लायक इसलिए बनाया था कि उससे 2-4 पैसे कमा सकूं। अबे तुम तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिलाना चाहते हो, दोस्त हो या दुश्मन? मैं चुप रह गया। फिर मैंने दिमाग के शरीफ को फिर काम पर लगाया। जल्दी याद आ गया कि उनकी छोटी बेटी को एक्टिंग करने का बहुत शौक है। वो स्कूल स्तर पर कई नाटकों में काम कर चुकी है और एक्टिंग में ही कैरियर बनाना चाहती है, पर हमारे मित्र महोदय खानदान की इज्जत के नाम पर उसे परमिशन नहीं दे रहे हैं। सो मैं बोला, यार एक काम करो, तुम मेरी मानो तो बेटी को उसकी मर्जी से एक्टिंग के क्षेत्र में जाने दो, इससे तुम सॉलिड वाली क्रांति भी कर लोगे और बेटी भी खुश हो जाएगी। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो बुरी तरह भड़क गए। बोले, अबे हद करते हो, अबे तुम दोस्त हो, हट, तुमसे तो अच्छे दुश्मन है। अबे मैं लड़की को एक्टिंग के फील्ड में जाने दूंगा तो कितनी बेइज्जती होगी। अबे लड़की वहां हीरो वगैरह के साथ डांस वांस करेगी, इनसे खानदान की नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? वो कुछ देर मुंह सुझाए रहे। मैं कल्पना में उनके खानदान की कटती नाक का वीडियो रिवाइंड कर करके देखता रहा, पर उन्होंने मुझे कल्पना के कबूतर ज्यादा देर नहीं उड़ाने दिए। बहुत ज्यादा देर नहीं उड़ाने दिए। पिनपिना के बोले, अबे मैं तुम्हें क्रांति करने की बात कह रहा हूँ और तुम मेरे बेटे बेटियों की शादी की बात कर रहे हो, उनके एक्टिंग में कराने की बात कर रहे हो, कुछ और बोलो। मैंने फिर सोच के तोते उड़ाए और बोला, देखो तुम सच में क्रांति करना चाहते हो तो एक काम करो, रिश्वत लेना बंद करो, यह देश और समाज दोनों पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। मैंने तो अपनी जान में बड़ी मार्के की बात कही थी, पर वो तो बिफर गए। बोले, देख रहा हूँ तुम मुझे बर्बाद करने पर पूरी तरह मातो। अबे घामड़, रिश्वत लेना बंद कर दूंगा तो दारू मुर्गे का इंतजाम कहाँ से होगा? बीवी के गहने कहाँ से आएंगे? बच्चों की नई नई ड्रेसें कहाँ से आएंगी? अबे और वो जो रूबी मैडम के साथ अफेयर चल रहा है, उसके महंगे खर्चे कहाँ से उठाऊंगा? उनकी बात सुनकर मेरा मन तो किया कि उनका सर फोड़ दूं, पर मैंने अपने ही माथे पर धुत्तड़ मारकर काम चला लिया। मैंने एक बार फिर सोचने का उपक्रम किया। मैं बोला, तुम मेरी बात मानोगे? हाँ। तुम्हें क्रांति करनी है? हाँ। क्रांति करे बगैर नहीं रह सकते? नहीं, बहुत जोर की क्रांति करी लगी है, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं बोला, चलो तुम फिर एक काम करो, तुम सोशल मीडिया पे क्रांतिकारी पोस्ट लिखो, उसमें अपने क्रांति करने की घोषणा कर दो और देखो बात बन जाएगी। इतना सुनते ही वो खुश होकर बोले,
हाँ ये सही रहेगा, पर लिखूं क्या? लिख दो कि देश को क्रांति की बहुत जरूरत है, मैं पहले अपने खुद में क्रांति लाऊंगा, फिर मोहल्ले में, फिर देश में, और फिर पूरी दुनिया को क्रांति से भर दूंगा। मैंने तो क्रांति शुरू कर दी है, आप अपनी क्रांति कब शुरू करोगे? क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, बस इतना काफी है। फिर बैठकर क्रांति पर आए हुए लाइक कमेंट को गिनना, तुम्हारा क्रांति वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और जलवा बनेगा सो अलग। इतना सुनते ही उनका चेहरा खिल गया। बोले, यार ये की है ना तुमने समझदारों वाली बात, बस अभी फेसबुक पर क्रांतिकारी पोस्ट डालता हूँ, कहकर वो निकल लिए ताकि क्रांति जिंदाबाद कर सकें। इस तरह मेरी, उनकी और क्रांति तीनों की इज्जत बच गई। बहुत बढ़िया क्या सर। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। खूब सशक्त एकदम। बहुत। आनंद है, बहुत पढ़ने में भी आनंद आया था, सुनने में और आनंद आ गया। हाँ, सुनने में भी बहुत क्रांतिकारी आनंद आया, क्रांतिकारी व्यंग्य। पढ़ने में भी बहुत आनंद आया। जैसे आपने ये शुरुआत की कि क्रांति लगी है, मेरी एक क्षणिका हाँ, काफी वायरल हुई थी हिंदी पे, उसमें मैंने ये था मेरा कि मुझे याद लगी है बड़ी जोर से याद लगती है बड़ी याद जोर लगी। से अच्छा अच्छा। कि हाँ, मैं रात संचालक को ये के कवि होने का बड़ा फायदा है। सुबह तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, हाँ, पर हाँ, सुबह उठते ही बड़े जोर से लगती है तेरी याद। अच्छा। इस तरह से था। बहुत बढ़िया। सुभाष सर के तो संचालक मुझे के कवि होने के बड़े बहुत फायदे हैं। अद्भुत व्यंग्य है, बहुत बाकी वो बहुत अद्भुत। क्रांति वाला बहुत अद्भुत व्यंग्य है। सुभाष सर के मुझे 2 व्यंग बहुत पसंद है, मन से पसंद है, और वो मैं बहुत बार सुन अरे लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। आप रमेश सैनी जी भी आपने कह रहे हैं कि ये हमारा पढ़ा हुआ व्यंग्य है और इस पर काफी चर्चा भी हम कर चुके हैं। अनंता पाटनी जी लगातार हंस तो रही हैं। कबूतर अनूप वाला शुक्ल जी लिखा हुआ है क्रांतिकारी देश, सुभाष सर ने, और वो ये कह रही है जलवा बन गया। जी जी उसका मंजुला नाम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं शीर्षक आपकी में क्रांति शायद की इज्जत भूल रख गई दी उसका। आपने। अ, तो क्रांति की देखिए, इज्जत रख ली। हम 10 लोगों से, हमारे श्रोता 10 से शुरू हुए थे और 20, 22, 25 तक पहुंचे हैं, और इस समय भी 15 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छे श्रोता नहीं है? जब तक अच्छे लेखक हैं, जब तक लोगों के दिलों को पढ़ने वाले लोग हैं, और जब तक जहन पढ़ने वाले लेखक हैं, तब तक ये क्रांति चलती रहेगी और ये कलम आग उगलती रहेगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल। बदलाव बहुत होता बढ़िया। रहेगा। बहुत बहुत आप सभी शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए, और हम नए साल में फिर मिलेंगे और फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत सभी को शुक्रिया। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई मेरी सभी भी, को, मेरी भी, सभी मेरी को। भी, और सभी को सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत 2024 में यदि कोई भूल, गलती, अपराध हो गया हो तो क्षमा चाहते हैं। चलिए, हो गए।